बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुशो खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आप भी दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा कीजिए। अज़ीज़ तलबा, हम आज साल अव्वल उर्दू का हिस्सा मारूजी का एक अहम क्वेश्चन शेरी इस्तिलाह। आप जानते हैं हिस्सा मारूजी के 4 हिस्से होते हैं। पहले 5 शब्दी सवालात, फिर 5 अदबी इस्तिलाहात, फिर 5 नंबर की शेरी इस्तिलाहात और 5 नंबर की तस्वीर और तारीफ। तो उस हवाले से आज हम देख रहे हैं शेरी इस्तिलाहात, जो कि 4 होती हैं: काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता। इसमें से आपको MCQs आने हैं, सो रट्टा मारने का फायदा कोई नहीं, बात को समझना है। ये शेर इस्तिलाहात हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि शेर होता क्या है। शेर किसको कहते हैं? एक शेर की मेयारी तारीफ: शायरी तनकीद हयात, तनकीद जायजा लेना, जिंदगी का जायजा, जिंदगी का बयान। शायरी तनकीद हयात है उन असूलों के तहत जो शायराना सदाकत और हुस्न के मुकर्रर करता है। कुछ बुनियादी असूलों के मुताबिक जब हम अल्फाज को ख़ास तरतीब देते हैं ज़िंदगी के हक़ाइक़ बयान करने के लिए, तो उसको हम कह देते हैं शायरी। जिस तरह हर चीज़ का एक इल्म है, शायरी भी एक इल्म है, और शायरी के इल्म को कहा जाता है इल्म अरूस। शायरी एक फ़न है। शेर के वज़न और बहर को इल्म अरूस से परखा जाता है। हम इल्म अरूस से देखते हैं कि शेर कितना मयारी है या गैर मयारी। काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता का बरमहल इस्तेमाल यानी मुनासिब इस्तेमाल कलाम को खूबसूरत बना देता है। यानी मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ से ही हम शेर को परखते हैं, और यही हमारा आज का मौजू है, और इसी को शेरी इस्तिलाहात कहते हैं। इस्तिलाह आप पहले जान चुके हैं। इस्तिलाह से मतलब ऐसे मखसूस अल्फाज जो खास जगहों पर खास मायने दें, जिसको इंग्लिश में टर्म या टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उर्दू में इस्तिलाह या इस्तिलाहात कहते हैं। तो आज अजीज तलबा हम शुरू कर रहे हैं शेरी इस्तिलाह। सबसे पहले देखिए काफिया। काफिया क्या होता है जी? लुग़वी मायने, लुग़वी डिक्शनरी, यानी इसका डिक्शनरी में क्या मतलब दिया गया है? तो लुग़वी मायने है इसका पीछे आने वाला। पीछे आने से मतलब जिसको आप चेस करना कहते हैं, पीछा करना कहते हैं, उसमें थोड़ा फासला होता है, थोड़े फासले से पीछे किया जाता है। तो ये आपको बाद में समझाता हूँ कि पीछे से क्या मतलब होगा। पीछे आने वाला, पे दर पे आने वाला, यानी बार बार आने। ये तो है इसका लुग़वी मायनी। डिक्शनरी में ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और काफिये की जमा होती है कवाफी। अब इस्तिलाह में क्या होगा? इस्तिलाह का मतलब प्रैक्टिकली, यानी बाज़ों का डिक्शनरी में एक लफ्ज़ का मतलब कुछ और होता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा जी? काफिया ऐसे हम वज़न अल्फाज। हम वज़न क्या होते हैं कि अल्फाज तो अलग अलग है, उनका मतलब और मफहूम भी अलग अलग है, लेकिन बोलने में साउंड, यानी आपके साउंड बॉक्स से आवाज एक जैसे निकालते हैं, आवाज में वजन में बराबर होते हैं, लफ्ज अलग अलग है। जिस तरह आपको मिसाल दूं, आन, बान, शान, तान, कान। तो अब देखिए इनका वजन बराबर है, मगर अल्फाज अलग अलग है, इनका मतलब भी अलग अलग है। तो इसको कहेंगे हम वजन अल्फाज। आपको एक तारीखी लतीफ़ा सुनाता हूँ, ज़हन में बात आई। आप जानते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर बहुत बड़े रहनुमा हैं। उनके एक भाई थे जिनका नाम था फरजंद अली गौहर। एक तीसरे भाई थे मौलाना शौकत अली, आलिम दीन थे। तो मौलाना शौकत अली से किसी अंग्रेज खातून साफी ने सवाल किया कि आपके एक भाई का तखल्लुस है जौहर, दूसरे का है गौहर, आप क्या तखल्लुस फरमाते हैं? तो मौलाना शौकत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे शोहर कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम वजन, यानी जौहर, गौहर, शोहर। आपको उम्मीद है इस मिसाल से समझ आ गई होगी
कि हम वजन अल्फाज क्या होते हैं। तो इस्तिलाह में ऐसे हम वजन अल्फाज जो पाबंद नज़म, गजल या कसीदा। अब पाबंद नज़म क्या होती है अजीज तुलबा, आज तक आपने जितनी भी नज़में पढ़ी हैं ये पाबंद नज़में थी। पाबंद नज़म क्या होती है? जिसके दोनों मिसरे बराबर हो, बैलेंस हो, बराबर हो, उसको पाबंद नज़म कहते हैं। इसके मुकाबले में होती है आज़ाद नज़म, वो बराबर नहीं होती। आज़ाद नज़म में हो सकता है कि पहले मिसरे में 10 अल्फाज हो, दूसरे में 5 हो, तीसरे में 8 हो और उसके बाद फिर 2 या 3 हो, यानी उसमें मिसरे बराबर नहीं होते, उसको आज़ाद नज़म कहते हैं। मगर काफिया किस में इस्तेमाल होगा? पाबंद नज़म। गजल आप जानते हैं शायरी की वो किस्म जिसमें हर शेर का मफहूम जुदा होता है, यानी एक शेर तशरीह के लिए दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता, उसको गजल कहते हैं। कसीदे से मुराद किसी की तारीफ में लिखी गई नज़म, उसको कसीदा कहते हैं। तो अब जरा देखिए काफिया क्या है? ऐसे हम वजन अल्फाज जो पाबंद नज़म, गजल या कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरों में, पहले शेर के दोनों मिसरों में, जबकि बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल। काफी ऐसे अल्फाज होते हैं जो पहले शेर के दोनों मिसरों में आते हैं और बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में आते हैं। तो ऐसे हम वजन अल्फाज को काफिया कहते हैं। अगर आप किताब अपने सामने रखें तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। आपकी पहली गजल है सफर नंबर 97 पे मीर तकी मीर की। जिस सर को गरूर आज है या ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। तो देखिए दोनों मिसरों में क्या आया? पहले मिसरे में ताज वरी, दूसरे मिसरे में नोहा गरी। तो ये क्या है? काफिया है जो पहले शेर के दोनों मिसरों में आया है। जिस सर को गरूर आज है या ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। तो दूसरा शेर देखें, पहला मिसरा आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, इसमें कोई काफिया नहीं, लेकिन दूसरे मिसरे में काफिया मौजूद है, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। और आगे देखिए, हर जख्म जिगर दावरे मैशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। तो बेदादगरी काफिया। लिसांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इसकार गए शीशा गरी का। तो काफिया शीशा गरी। और आखिरी शेर, टुकमीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सारी का। तो यह चरागे सारी काफिया आ गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। अजीज तुलबा, यहाँ तक तो थी डेफिनेशन, तारीफ। नीचे मैंने ब्रैकेट्स में 2 लाइनें और लिखी। आप जानते हैं कि आपसे तारीफ नहीं पूछी जाएगी, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कोई बात भी पूछी जा सकती है, इनमें से कोई बात पूछी जा सकती है। तारीफ तो यही थी जो आपके सामने कुछ अजाफी बातें। वो क्या है जी? कि पाबंद नज़म और गजल कसीदा में काफिया होना जरूरी है। ज़हन में रखें, ये 4 मैंने लिखी इस्तिलाह, काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, इन चारों में सिर्फ काफिया जरूरी है। काफिये के बगैर पाबंद नज़म नहीं हो सकती, काफिये के बगैर गजल नहीं हो सकती, काफिये के बगैर कसीदा नहीं हो सकता। काफिये के अलावा बाकी तीनों चीजें गैर जरूरी है। यानी रदीफ, मतला, मक्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकते हैं, एक से जायद भी हो सकते हैं, इनमें जरूरी सिर्फ काफिया है। तो पाबंद नज़म, गजल, कसीदा में काफिया होना जरूरी है। काफिया कब आता है? ये रदीफ से पहले आता है। रदीफ अभी हम पढ़ रहे हैं, रदीफ क्या होगा? वो अल्फाज जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। रदीफ हमेशा आखिर में आती है और रदीफ से पहले काफिया। दोबारा दोहरा दूं, मिसरे में जो आखिरी अल्फाज रदीफ होते हैं, यानी वो अल्फाज जो बार बार रिपीट हो रहे हो, और काफिया हमेशा उससे पहले आता है। अभी आपने मिसाल देखी कि काफिया वो जो लफ्ज जो दोनों को बैलेंस करता है, ये हमेशा एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह आपने देखा ताजवरी, नोहा करी। दूसरी गजल में देखें तो करार, बहार, पहले मिसरे में करार, दूसरे में बहार, फिर यकबार, शुमार, निसार, शार और दो चार। एक और अहम बात भी समझ लीजिए, अगर शायराना कलाम में काफिया मौजूद ना हो तो ऐसे कलाम को मुअर्रा कहते हैं। मुअर्रा
अब कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने भी आपको कहा काफिया लाजमी है, लेकिन काफिया किस में लाजमी है? पाबंद नज़म और पाबंद नज़म, गजल और कसीदा में तो काफिया जरूरी है, लेकिन इनके अलावा अगर शायराना कलाम हो जिस तरह आजाद नज़म है तो उसमें काफिया होना जरूरी नहीं। काफिया किस में जरूरी है? पाबंद नज़म, गजल, कसीदा में। लिहाजा ऐसा कलाम जिसमें काफिया मौजूद ना हो तो उसको मोहरा कहेंगे। बात को उलट कर लें, यानी जिसमें काफिया मौजूद हो तो उसको गैर मोहरा कहेंगे। ये कुछ अजाफी मालूमात थी काफिया के बारे में। आगे चलें जी। रदीफ, लुग़वी मायनी पिछला सवार। ये पूरी तरकीब इस तरह से है कि घोड़े पर बैठे दो सवारों में से पिछला सवार। ये भी अरबी जबान का लफ्ज है। अब जरा बात समझे, पिछले सवार घोड़े पर दो सवार बैठे होंगे तो बिल्कुल साथ साथ बैठे, यानी में कोई फासला नहीं होगा। मतलब ये वो एक लफ्ज जो बार बार दोहराया जाए, जो वर्ड्स एक एक से ज्यादा अल्फाज जो रिपीट हो रहे हैं बार बार दोहराए जा रहे हैं, उनको रदीफ कहेंगे। यानी एक ही वर्ड या बहुत से अल्फाज जो दोहराए जा रहे हैं, मतलब उनमें कोई फासला नहीं है, करीब करीब बैठे हैं, पिछला सवाल। जबकि लुग़वी मायनी काफी के कहते पीछे आने वाले, इसमें फासला था। फासला क्या था काफिये में? कि बोलने में आवाज एक जैसी है लेकिन मतलब मुख्तलिफ है, तो फासला आ गया ना, तो वो था काफिया। जबकि रदीफ में क्या है? घोड़े पर बैठे दो सवार में पिछला सवार, इसमें कोई फासला नहीं है, यानी वही अल्फाज जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। तो इस्लाम में क्या होगा? प्रैक्टिकली बार बार दोहराए जाने वाले ऐसे अल्फाज जो पाबंद नज़म, गजल या कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरों में, जबकि बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हो। अभी जो मैंने गजल पढ़ी थी मीर की, तो उसमें रदीफ क्या थी? का। देखिए हर शेर में बार बार का आ रहा था, रिपीट हो रहा था, तो का क्या था उसमें? रदीफ। तो तारीफ तो यही थी, लेकिन कुछ अजाफी मालूमात भी लिखी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी आप मैंने अर्ज की कि शायराना कलाम में रदीफ होना जरूरी नहीं, सिर्फ काफिया जरूरी है, रदीफ जरूरी नहीं है। रदीफ हो भी सकती है और रदीफ नहीं भी हो सकती। रदीफ के इल्फाज की तादाद भी मुकर्रर है। आप यही देखिए सफ़ा 97 पर जो मीर तकी मीर की पहली गजल है, उसमें रदीफ एक लफ्ज की है का, लेकिन मीर की दूसरी गजल में रदीफ दो लफ्जों की है, ए काश। मगर ज़हन में रखें रदीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं है। रदीफ के अल्फाज कितने हो सकते हैं? तो उसका दुरुस्त जवाब होगा एक या एक से ज़ायद अल्फाज, तादाद मुकर्रर नहीं। रदीफ हमेशा काफिये के बाद आती है। मिसरे के हमेशा आखिर में रदीफ होती है, उससे पहले काफिया होता है। हमने काफिये में क्या देखा था कि काफिया पहले होता है लेकिन रदीफ बाद में होती है, यानी काफिये के बाद रदीफ होगी, या यूं कह लें कि रदीफ से पहले काफिया होगा। जिस तरह हमने देखा था काफिये में कि अगर काफिया मौजूद ना हो तो उसको मुअर्रा कहते हैं, मगर रदीफ में ऐसा नहीं है। अगर एक कलाम में रदीफ मौजूद हो तो उससे मुरद्दफ कहेंगे, और अगर रदीफ मौजूद ना हो तो उसको गैर मुरद्दफ कहेंगे। ऐसा कलाम जिसमें रदीफ मौजूद हो तो मुरद्दफ, और रदीफ मौजूद ना हो तो गैर मुरद्दफ। मगर काफी में उलट बात कि जिसमें काफिया मौजूद ना हो उसको मुअर्रा, और जिसमें मौजूद हो उसको गैर मुअर्रा कहेंगे। तो ये तुलबा हमने देखा काफिया रदीफ। मुझसे दोहरा दूं, काफिया क्या था? ऐसे हम वजन अल्फाज जो पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में है। जबकि रदीफ क्या थी? बार बार दोहराए जाने वाले वो अल्फाज जो पहले शेर के दोनों मिसरों में आए, बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में आए। काफिया जरूरी है, बाकी तीनों जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये तमाम इस्तिलाहात अरबी ज़बान की। तो ये काफी और रदीफ तो मुकम्मल हुआ। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं मतला और मक्ता के साथ। जी अजीज़ तुलबा, हमने अभी काफिया और रदीफ देखा। अब हम देखते हैं मतला और मक्ता।
मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, काफिया रदीफ मतला मक्ता में से सिर्फ काफिया होना ज़रूरी है। काफिए के बगैर पाबंद नज़म नहीं हो सकती, गज़ल नहीं हो सकता, कसीदा नहीं हो सकता। बाकी तीनों चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, एक भी हो सकती हैं और एक से ज़ायद भी हो सकती हैं। बहरहाल काफ़ी रदीफ़ के बाद अब बढ़ते हैं मतला की तरफ। लुग़वी मायनी यानी वो मायनी जो डिक्शनरी में दिया हुआ है, तुलू होने का मकाम यानी शुरू होने की जगह। आप जानते हैं मतला से कलाम शुरू होता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये तो लुग़वी मायनी है। इस्तिलाही मायनी यानी प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, पाबंद नज़म गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर यानी शर्त है हर पहला शेर मतला नहीं होगा, वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। यानी मतला के लिए दो शराइत होंगी। पहली शर्त तो यह है कि पहला शेर हो और दूसरी शर्त यह है कि पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ मौजूद हो। अब यह ज़हन में रखिए कि काफिया होना तो लाजमी है, मगर रदीफ अगर बाकी अशार में रदीफ मौजूद है तो फिर पहले शेर के भी दोनों मिसरों में रदीफ मौजूद होगी। लेकिन अगर बाकी अशार में रदीफ मौजूद नहीं है तो फिर मतले में भी रदीफ मौजूद नहीं होगी। अभी आपको बताया काफिया जरूरी है, रदीफ गैर जरूरी है। अगर बाकी गजल में रदीफ होगी तो फिर मतले के भी दोनों मिसरों में होगी, लेकिन अगर बाकी गजल में नहीं है तो फिर ज़ाहिर मतले में भी नहीं होगी, मगर काफिया दोनों मिसरों में होना ज़रूरी है। तो वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफी और रदीफ मौजूद हो उसको मतला कहेंगे। अगर पहले शेर के दोनों मिसरों में काफी और रदीफ ना हो तो फिर उसको मतला नहीं कहेंगे, सिर्फ उसको पहला शेर कहेंगे। तो ये तो तारीफ हो गई। ये कुछ अजाफी मालूमात हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि मतला ग्रामर की रूह से क्या है। तो अजीज तुलबा, ये ग्रामर की रूह से है इसम ज़र्फ मकान लोकेशन, यानी एक ऐसा इसम जो लोकेशन बताए, किसी मकाम की निशानदही करे, तो ऐसे इसम को कहते हैं इसम ज़र्फ मकान। तो देखिए मतला निशानदही कर रहा है किस चीज़ की, पहला शेर, तो इसलिए ग्रामर की रूह से इसम ज़र्फ मकान है। मक्ता भी इस तरह से निशानदही करता है आखिरी शेर, तो वो भी ग्रामर की रूह से इसम ज़र्फ मकान है। तो ज़हन में रखिएगा मतलब ग्रामर की रूह से इसम ज़र्फ मकान है। इसे कलाम का नकीब भी कहा जाता है। नकीब कहते हैं स्टार्ट को। जिस तरह आपने कोई प्रोग्राम देखा हो तो जो स्टेज सेक्रेटरी होता है उसको कहते हैं नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नकीब है यानी प्रोग्राम शुरू कर रहा है, तो क्योंकि मतले से कलाम शुरू होगा लिहाजा इसे नकीब भी कहा जाता है। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ काफिया ज़रूरी है, बाकी तीनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है। लिहाजा मतले का होना भी लाजमी नहीं है। मतला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकते हैं और एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज़ायद मतले होंगे तो वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़ी रदीफ हो उसको तो मतला कहेंगे। अगर पहले शेर के बाद कोई दूसरा शेर भी ऐसा आ जाता है कि दोनों मिसरों में काफ़ी रदीफ आ जाए तो उसको मतला सानी कहेंगे। मतला सानी के बाद फिर कोई ऐसा शेर आ जाए कि दोनों मिसरों में काफ़ी रदीफ हो तो उसको हुस्ने मतला कहेंगे। यानी पहले मतला, फिर मतला सानी और फिर हुस्ने मतला। तो अज़ीज़ तुलबा, ये मतला हुआ। आखिरी चीज़ शेरी इस्तिलाहात में मक्ता। लुग़वी मायनी कता करना, काटना यानी ख़त्म कर देना, यह भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस्तिलाह में प्रैक्टिकली क्या होगा, पाबंद नज़म गज़ल या कसीदा का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। यानी मक्ता की भी दो शराइत हैं। पहली शर्त तो यह है कि आखिरी शेर हो और दूसरी शर्त यह है कि शायर उसमें अपना शायराना नाम इस्तेमाल करे यानी तखल्लुस इस्तेमाल करे। अगर आखिरी शेर में तखल्लुस मौजूद ना हो तो फिर उसको मक्ता नहीं कहेंगे, महज आखिरी शेर कहेंगे। जिस तरह हमने मतलब में देखा, यहाँ भी वही बात है कि मक्ता ग्रामर की रूह से इसम ज़र्फ मकान है, यानी निशानदही करे आखिरी शेर होने की।
शायराना कलाम में मक्ता होना ज़रूरी नहीं है। मक्ता हो भी सकता है, मक्ता नहीं भी हो सकता, मक्ता एक भी हो सकता है और एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़ायद मक्ते हों तो जो आखिरी शेर में शायर अपना नाम लेगा वो तो मक्ता कहलाएगा। आखिरी शेर के अलावा अगर किसी और शेर में शायर ने अपना नाम लिया तो उसको फिर मक्ताए सानी कहेंगे। तो ये तलबा, ये कुछ अजाफी मालूमात थी डेफिनेशन के अलावा जो आपसे डिस्कस की, जो इम्तहान में आ सकती हैं, MCQ की शक्ल में पूछी जा सकती हैं। लेक्चर मुकम्मल हुआ। मैं मुख्तसर दोबारा दोहरा दूँ शेरी इस्तिलाहात। मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ़। काफिया क्या होता है? पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदा में इस्तेमाल होने वाले ऐसे हम वज़न अल्फाज जो पहले शेर के दोनों मिसरों में जबकि बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में आए। रदीफ़ क्या होता है? पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदा में बार बार दोहराई जाने वाले वो अल्फाज जो पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में आए। मतला क्या होता है? पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ़ मौजूद हो। मक्ता क्या होता है? पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इन चार में से काफिया होना ज़रूरी है, बाकी तीन ज़रूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। तमाम तर शेरी इस्तिलाहात बल्कि अदबी इस्तिलाहात भी अरबी ज़बान से ताल्लुक़ रखती हैं। मतला और मक्ता ग्रामर की रूह से इस्म ज़र्फ़ मका है। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। आपको समझ आ गई होगी शेरी इस्तिलाहात क्या होते हैं। इनको बगौर समझिए क्योंकि इम्तहान में किसी भी तरह घुमा फिरा कर सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा लेक्चर मुफीद लगा हो तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।